आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। आज हम RBSE के चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत उत्पादन की अवधारणा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण एक अवधारणा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो इसी पाठ का वीडियो लेसन था उसमें मैंने आपको एक कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के मान ज्ञात करने के लिए संख्यात्मक प्रश्न दिया था। आशा है आप सभी ने उसको हल कर लिया होगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी। उसकी उत्तर तालिका आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप देखें क्या वही उत्तर इसमें है जो आपके उत्तर प्राप्त हुए हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो पुनः उसको हल करके देखें और इन उत्तरों से आप मिलान करें। आइए अब आज के टॉपिक पर बात करते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। वास्तव में यह नियम अल्पकाल से संबंधित है, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है अल्पकाल ऐसी अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। इस अल्पकालीन उत्पत्ति के नियम से संबंधित दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की है, जिनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं, और इन अर्थशास्त्रियों में हम मुख्य रूप से एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो इनको शामिल करते हैं। इनका यह मानना है कि जो ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है यह केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू होता है, उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता। उन्होंने इस नियम को एक नया नाम दिया था, उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम दिया था। याद रखें इस चीज को। वहीं दूसरी ओर जो वर्तमान में आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम बोल्डिंग, सैमुअल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन आदि को शामिल करते हैं। इनका ये मानना है कि यह नियम केवल कृषि क्षेत्र में ही लागू नहीं होता बल्कि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, और इस आधार पर इन्होंने इस नियम को नया नाम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का दिया है। वर्तमान में हम इसको इसी नियम से जानते हैं और इसी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि नियम कहता क्या है। वास्तव में इस नियम का कथन जो है वो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जब उत्पादन करने के लिए हम उत्पादन साधनों का संयोग जो लेते हैं उसमें यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के बाद जो ये साधन की मात्रा में वृद्धि की थी उसकी सीमांत उत्पत्ति या सीमांत उत्पादन क्रम से घटता जाता है। इसी को ही बोल्डिंग ने आगे परिभाषित करते हुए बताया था कि इस नियम के अनुसार यदि उत्पत्ति की अन्य इकाइयों को स्थिर रखकर अर्थात अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक इकाई अर्थात किसी एक साधन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाते हैं उस परिवर्तनशील साधन की इकाई की जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है वह घटती हुई प्राप्त होती है। आप यहाँ स्पष्ट देख चुके हैं कि हम परिवर्तनशील और स्थिर साधनों की बात कर रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस नियम का संबंध अल्पकाल से है। यदि हम सारे साधनों को परिवर्तनशील मानते तो हमारा नियम दीर्घकालीन हो जाता। अब इस नियम की मान्यताएं, क्योंकि प्रत्येक नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, उसी प्रकार से इस नियम में भी कुछ मान्यताएं ली गई हैं। जैसे पहली मान्यता है कि यह केवल उत्पादन की भौतिक मात्रा को लेकर के चलता है। जो वस्तुएं उत्पादित की गई हैं उनके मूल्य या कीमत से इसको कोई सरोकार नहीं होता। दूसरा, यह नियम तभी लागू होता है जब कम से कम एक साधन स्थिर रखा जाए और अन्य साधन परिवर्तनशील किए जाएं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए और कम से कम एक साधन परिवर्तनशील होना चाहिए। तीसरी जो मान्यता है वो कहता है उत्पादन की तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया था कि उत्पादन की तकनीकी दो प्रकार की थी, पूंजी गहन, श्रम गहन। अर्थात जिस प्रकार की उत्पादन तकनीकी हम प्रयोग में ले रहे हैं पूरे हमारे अध्ययन काल में वही उत्पादन तकनीकी प्रयोग में होनी चाहिए। चौथी जो इसकी मान्यता है, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होमोजीनियस होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक इकाई उत्पादन की दृष्टि से एक समान होनी चाहिए। अब इस नियम के स्पष्टीकरण की बात करते हैं। स्पष्टीकरण के लिए
हमें जो 3 अवधारणाएं हम पहले पढ़ चुके हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर हम चलेंगे। मान लेते हैं कि कोई उत्पादक है या एक फर्म है, अपने कारखाने में उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रयोग करती है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य साधनों को स्थिर रखती है और एक परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर, उसको हमने मान लिया श्रम, क्योंकि उसको आसानी से कम या ज्यादा करना संभव होता है, उसकी मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन की जो अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती हैं, उसको हम एक सारणी के द्वारा आपको बता सकते हैं। इस सारणी में आप ध्यान से देखें, सबसे पहले जो कॉलम है उसमें लिया है हमने भूमि की इकाई। यहाँ पर आप देखें कि भूमि को हमने स्थिर साधन माना है, अर्थात जितनी मात्रा इसकी प्रारंभ में ले रहे हैं वही हमारी मात्रा अंत तक बनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम भूमि की 5 इकाइयां काम में ले रहे हैं, तो अंत तक भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तर पर भूमि की मात्रा 5 इकाई ली गई है। अब बात करते हैं दूसरी, श्रम की इकाई, जिसको हमने परिवर्तनशील माना है। जो परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा में हमें लगातार वृद्धि करते जाना है। जैसे आप देख रहे हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इस तरह से हम 8 इकाइयों तक का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट, टीपी। चौथे कॉलम में औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट, एपी। पांचवें कॉलम में सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। और छठे कॉलम में उत्पादन की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं कुल उत्पादन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। प्रारंभ में आप देख रहे हैं कि जब भूमि की जो स्थिर साधन है उसकी 5 इकाई काम में ले रहे हैं, उस समय श्रम की 1 इकाई का साथ में प्रयोग किया जा रहा है, तो जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है वो होता है हमारा 10 इकाई। अब आप ये सोचेंगे कि औसत उत्पादन कैसे ज्ञात करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुल उत्पादन में हमें परिवर्तनशील साधन की इकाई का भाग देना है। तो 10 में हम जब 1 का भाग देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 10 इकाई। सीमांत उत्पादन मैंने पहले बताया था, यदि कुल उत्पादन का कोई मान आपको यहाँ दिया हुआ है तो प्रारंभ में जो कुल उत्पादन का मान होता है वही हमारा सीमांत उत्पादन का मान होगा। यहाँ पर टीपी चूंकि 10 इकाई दिया हुआ है, इसलिए एमपी भी कितना होगा, 10 इकाई होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति में, जब भूमि की इकाई वही 5 इकाई, क्योंकि स्थिर साधन है, हमने श्रम की इकाई जो परिवर्तनशील है बढ़ा दी, 1 से बढ़ा करके 2 इकाई कर दी। अब आप देखिए कुल उत्पादन हमारा 10 से बढ़ करके 30 हो जाता है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें कि जब हमने 1 श्रम की इकाई काम में ली थी उसका उत्पादन था 10 इकाई, और जो दूसरी जो 2 इकाई काम में ले रहे हैं, 2 इकाई लेने का मतलब है पहली इकाई प्लस दूसरी इकाई। तो पहली इकाई का उत्पादन था 10 इकाई और दूसरी को मिलाकर के जो कुल उत्पादन हुआ है वो 30 इकाई, अर्थात दूसरी इकाई का जो उत्पादन है वो कितना हो गया, 20 इकाई। तो जो ये 20 इकाई है यही हमारा सीमांत उत्पादन कहलाता है। अर्थात 30 में से यदि पिछले वाला मान जो हमारा 10 है उसको घटा दें तो जो राशि प्राप्त होगी वो हमारा सीमांत उत्पादन को बताएगी। अब औसत उत्पादन, चूंकि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देना है, तो 2 का भाग जब 30 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। तो ये 15 क्या कहलाएगा, हमारा औसत उत्पादन एपी के मान को दर्शाएगा। ये तीसरी इकाई की बात करते हैं, जब हम श्रम की इकाई बढ़ा करके 2 के बजाय 3 कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कुल उत्पादन बढ़कर के कितना हो गया, 60 इकाई। अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर तीसरी इकाई का कुल उत्पादन में कितना योगदान है। तो तीसरी इकाई के उत्पादन की जब देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 60 में से जो 2 इकाइयों का उत्पादन था 30 इकाई, उसको आपने घटा दिया, तो कितना आ गया आपका 30 इकाई। ये जो 30 इकाई आया यही आपका क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पादन एमपी के मान को बताएगा। और यदि इसके लिए औसत उत्पादन याद करना है तो क्या करना है, 60 में हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास मान हो गया 20 इकाई। ये 20 इकाई जो है वो तीसरी इकाई का औसत उत्पादन है। ये ध्यान रखें आप, जो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन निकल रहे हैं ये तीसरी इकाई के लिए है। इसके बाद आप चौथी इकाई के लिए जब देख रहे हैं तो कुल उत्पादन 80 इकाई प्राप्त हो रहा है। इससे पहले जो 3 इकाइयों का था वो था 60 इकाई, और इस चौथी इकाई को मिलाने पर जो कुल उत्पादन हुआ वो 80 इकाई।
तो इस चौथी अकेली इकाई की यदि बात करें तो 80 माइनस 60 20 इकाई, तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया 20 इकाई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीमांत उत्पादन का मान पहले 10 था, फिर 20 था, फिर 30 था। 30 के बाद ये वाला मान घटना प्रारंभ हो गया, 30 से घट करके 20 रह गया। तो जहां पर भी पहले जो मान बढ़ रहा था एमपी का घटना प्रारंभ हो जाए, वहीं हमारी इस नियम की पहली अवस्था समाप्त हो जाती है। अर्थात प्रारंभ से लेकर के और जहां पर सीमांत उत्पादन का मान अधिकतम होता है, वहां हमारे नियम की पहली अवस्था होगी। इसके बाद जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे हम चलते जा रहे हैं, सीमांत उत्पादन लगातार घटता जा रहा है और जब इसका मान 0 हो जाता है, वहां पर जो 20 से लेकर के हमारी दूसरी अवस्था जो शुरू हुई थी, वो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाती है। इस 0 वाले मान पर आप एक विशेष चीज देखें कि यहाँ पर कुल उत्पादन का मान 90 इकाई है, जो इस सारणी में सबसे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन की जब दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन का मान 0 होता है, तो उस समय कुल उत्पादन का मान सर्वाधिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। 1 नंबर का प्रश्न इस पर अलग से ही पूछा जाता है कि जब कुल उत्पादन का मान, सीमांत उत्पादन का मान 0 है, तो कुल उत्पादन का मान कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे? कुल उत्पादन का मान अधिकतम होगा। तो सारणी में सबसे ज्यादा मान इसी स्थिति में प्राप्त होगा। यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि जब सेकंड स्टेज प्रारंभ हुई थी हमारी, उस समय जो हमारा औसत उत्पादन था वो भी अधिकतम था और उसके बाद औसत उत्पादन में भी लगातार कमी होती जा रही है। 20, 18, 15 और 15 पर आकर के जब सीमांत उत्पादन 0 आ गया, तो हमारी दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी यदि उत्पादक श्रम की जो परिवर्तनशील इकाइयां हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, जैसे 7, 8, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीमांत उत्पादन का मान माइनस ऋणात्मक में आ जाता है। ऋणात्मक में ये मान कहाँ से आ गया? तो इसके लिए आप कुल उत्पादन के मान को देखें। जब 7 इकाई परिवर्तनशील साधन की है, तो कुल उत्पादन का मान है 80 इकाई, जबकि 6 इकाई के लिए कुल उत्पादन का मान कितना था? 90 इकाई। अर्थात कुल उत्पादन में 10 इकाई की कमी आ गई। तो यहाँ पर एमपी का मान कितना प्राप्त होगा? माइनस का 10 इकाई। जहां पर भी ऋणात्मक मान एमपी का प्रारंभ हो जाता है, वहां से हमारे नियम की तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ऋणात्मक मान हमारे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमें इस सारणी से नियम की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अब तीनों अवस्थाओं को विस्तार से देखें, उससे पहले एक बार इसके हम रेखा चित्र में भी देखें कि रेखा चित्र में इनकी क्या स्थितियां होंगी। तो रेखा चित्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? अक्ष बनाएंगे, वही जैसा कि अपन ने पिछले वाले चैप्टर से बनाया था। OX अक्ष आप देख रहे हैं। इस OX अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। यहाँ परिवर्तनशील साधन कौन सा है? श्रम। तो श्रम के मान कहां से कहां तक लिए थे हमने? 1 से लेकर के 8 तक। तो आप बराबर बराबर दूरी पर सामान्यतः 1-1 सेमी की दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकित आप कर सकते हैं। ये हमारा X अक्ष पर आ जाएगा। Y अक्ष पर आप यहाँ देख रहे हैं एक चीज और जुड़ गई है, यहाँ OY अक्ष भी है और OY डैश अक्ष भी है। OY अक्ष पर हम औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के धनात्मक मानों को दर्शाते हैं। और चूंकि सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक मान भी प्राप्त हुए हमें, तो उन मानों को कहां दर्शाएंगे हम? नीचे जो OY अक्ष है जिस पर -10, -20 अंकन किया गया है, उसके द्वारा इन मानों को आप दर्शाएंगे। OY अक्ष पर देख रहे हैं आप, क्योंकि हमारे पास TP का मान अधिकतम था 90, तो आपको क्या करना है? इस पूरी सारणी में TP, AP और MP के सर्वाधिक मान को आप देख लें। जैसे कि यहाँ सर्वाधिक मान 90 है और सबसे कम मान आपके पास 10 भी है, तो आप क्या करेंगे? 10-10 के अंतराल पर 1-1 सेमी पर इन मानों को अंकित कर सकते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप 10, 20, 30, 40 इस तरह से 90 तक हम गए हैं। अब आप जब ये वक्र बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? TP जो कुल उत्पादन है और परिवर्तनशील साधन की इकाइयां, केवल इन दोनों के संबंध को दर्शाते हुए पहले बिंदुओं को अंकित करेंगे और उन बिंदुओं को जब आप
सरल रेखाओं के द्वारा मिलाएंगे तो आपको रेखा चित्र के अनुसार एक टीपी वक्र प्राप्त होगा। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, ये जो टीपी वक्र है पहले तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद एक जो बीच में फिर मोड़ इसका आ जाता है। मोड़ के बाद फिर दो मान ऐसे आते हैं जो हमारे वहाँ अधिकतम मान थे 90-90, इन दोनों पर बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। इसके बाद में ये जो टीपी वक्र है, ई बिंदु जहाँ देख रहे हैं आप, ई बिंदु के बाद नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर जो टीपी के मान थे वो अधिकतम से कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जहाँ ये ई बिंदु है, ई बिंदु के बाद की जो स्थिति है वो हमारे इस नियम की थर्ड स्टेज को दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? इसके लिए अभी हम एमपी वक्र को भी देखेंगे, जहाँ पर एमपी के मान हमारे ऋणात्मक हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब परिवर्तनशील साधन की 6 इकाइयां काम में ले रहे हैं हम, तो 6 इकाइयों के बाद जो हमारा एमपी वक्र है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये जैसे ही एमपी वक्र नीचे की ओर जाता है तो 6 पर आकर के इसका मान 0 हो जाता है, और 0 पर एमपी जो टीपी है ये हमारा सर्वाधिक मान को बताता है जो ई बिंदु पर है। इसके बाद ये मान हमारे एमपी के ऋणात्मक होने से टीपी का मान घटना प्रारंभ हो जाता है। तो आप ध्यान दें कि इसके बाद हमारे नियम की ये थर्ड स्टेज है। अब दूसरे वक्र की बात करते हैं, एपी वक्र की बात। एपी वक्र आप देख रहे हैं, एपी वक्र को जिसको मैंने लाल स्याही के द्वारा अंकित किया हुआ है देख रहे हैं। ये मान भी हमें कैसे बनाने हैं? एपी और जो हमारे परिवर्तनशील साधन की इकाइयां श्रम थी उन दोनों के संयोगों को इस पर दर्शाना है। इसमें आप देख रहे हैं ये वक्र भी पहले ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ फिर एक फ्लैट सी लाइन के रूप में आ जाता है टी बिंदु तक, और टी बिंदु के बाद ये वक्र गिरना प्रारंभ हो जाता है और गिरता हुआ एपी के रूप में आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये जो एपी वक्र है कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा इसका मतलब है कि औसत उत्पादन शून्य हो जाएगा। और औसत उत्पादन शून्य कब होगा? जब टीपी का मान भी शून्य होगा। तो ये स्थिति हमें काम में नहीं लेते हैं, इसलिए एपी वक्र जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसके समांतर तो हो जाएगा एक्स अक्ष के, लेकिन कभी भी ये 0 की ओर अग्रसर नहीं होगा। अब बात करते हैं एमपी वक्र की। एमपी वक्र को भी ठीक उसी प्रकार बनाना है। हमें सीमांत उत्पादन और परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को मानों को लेते हुए, यहाँ पर एक चीज आप विशेष देख रहे हैं, जो एमपी का मान है वो पहले एपी की तुलना में तेजी से बढ़ता है और ऊपर जाकर के एक चोटी के रूप में आप देख रहे हैं सामने आ जाता है। इसके बाद फिर तेजी से नीचे गिरता है और टी बिंदु पर एमपी और एपी वक्र दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने का मतलब होता है यहाँ पर एपी और एमपी दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। यहीं तक हमारी पहली स्टेज काम करती है, अर्थात प्रारंभ से लेकर के और जिस बिंदु पर हमारा टीपी, एपी और एमपी दोनों के मान बराबर हो जाते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एपी का मान अधिकतम हो जाता है, हमारी पहली स्टेज समाप्त हो जाती है। और इस पहली स्टेज को देख भी रहे हैं आप, डैश डैश की लाइन के द्वारा मैंने अलग किया हुआ है। इसके बाद जैसे जैसे हम एमपी को नीचे आगे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं इसका मान नीचे की ओर लगातार गिर रहा है और टी से लेकर एन तक इसके मान गिरते जाते हैं, 0 की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे ही इसका मान 0 हो जाता है हमारी जो सेकंड स्टेज है वो समाप्त हो जाती है। इसी बीच में ये सेकंड स्टेज काम करती है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो एमपी के मान हमारे ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। ऋणात्मक मानों को दर्शाने के लिए आप देख रहे हैं कि ओ वाई डैश अक्ष बनाया है, जहां पर -10, -20 ये मान हमारे अंकित है। इन्हीं मानों के संगत हमें एमपी वक्र बनाना है। तो रेखा चित्र को आप विशेष अभ्यास करें और आकृति को देखें कि कहां पर किस तरह से बिंदु आपस में काट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जो पहली स्टेज है वो परिवर्तनशील साधन की 4 इकाइयों तक काम करती है। उसके बाद 5 और 6 इकाइयों तक हमारी सेकंड स्टेज काम करती है। इसके बाद थर्ड स्टेज काम करती है। यहाँ आप एक चित्र में एक चीज और भी देख रहे हैं, मैंने जो एक के ऊपर आप देख रहे हैं तीनों वक्र मिल रहे हैं बिंदु के बाद उस बिंदु को मूल बिंदु ओ से मिला दिया है। तो यदि आप इसको मिलाएं तब भी ठीक है,
नहीं मिलाएं तो इसको आप हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आप ध्यान रखें। अब इन तीनों नियमों को हम विस्तार से अलग से देख सकते हैं। बात करते हैं पहले नियम की। ये पहली जो स्थिति है हमारी, इस अवस्था को कहते हैं हम बढ़ते औसत उत्पादन की पहली अवस्था। बढ़ता औसत उत्पादन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रारंभ में जो औसत उत्पादन होता है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ती हुई दर आप समझ क्या होता है? बढ़ती हुई दर, बढ़ती हुई दर का मतलब है कि जैसे पहली बार बढ़ा 10, अगली बार मान तो बढ़ेगा लेकिन 10 से ज्यादा बढ़ना चाहिए। जैसे 10 से बढ़कर के 12 हो गया, 15 हो गया, फिर अगला मान होगा तो 15 से ज्यादा बढ़ेगा, जैसे 20 बढ़ गया। ये बढ़ती दर कहलाती है। तो पहली अवस्था में क्या होता है, जो परिवर्तनशील साधन की जो हमारा श्रम था उसकी मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो जो हमारा स्थिर साधन होता है उसका कुशलता से प्रयोग होने लग जाता है। जब दोनों साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है तो जो हमारा कुल उत्पादन होगा वो भी बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो भी तेजी से बढ़ता है, जैसा कि आपने रेखा चित्र में देखा था। ये जो पहली अवस्था है, ये ऐसी अवस्था होती है इसमें टीपी, एपी और एमपी तीनों ही बढ़ते जाते हैं और ये श्रम की 4 इकाइयों तक कायम रहती है। प्रत्येक उत्पादक इस अवस्था में उत्पादन हमेशा करता रहेगा क्योंकि ये इसमें तीनों के मान यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी अवस्था होती है घटते प्रतिफल की अवस्था, जो दूसरी अवस्था इसको कह रहे हैं। ये अवस्था कब शुरू होगी? पहली अवस्था समाप्त होते ही तुरंत बाद दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। इसमें क्या होगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा तो सही लेकिन वो घटती हुई दर से बढ़ेगा। अब यहाँ घटती दर भी आप समझ लीजिए, जैसे पहले कुल उत्पादन बढ़ा हमारा 15 मान लीजिए, तो अगला बढ़ेगा तो सही, जैसे 12 बढ़ गया तो घटा, उससे वैसे घटा है लेकिन कुल उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी। 15 और 12 27 हो गया, लेकिन बढ़ने की दर कैसी हो गई? कम हो गई। जब ये टीपी जब हमारा घटती दर से बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एपी और एमपी भी हमारे घटने लग जाएंगे। इस अवस्था में एमपी वक्र ऊपर से एपी वक्र को काटता हुआ उसके बराबर हो जाता है, अर्थात दोनों के मान यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। जहां पर ये दोनों मान बराबर होते हैं उस पर एपी का मान अधिकतम होता है और ये अवस्था चलती हुई समाप्त कहां पर होती है? जहां पर एमपी का मान या सीमांत उत्पादन का मान 0 हो जाता है और 0 होते ही जो हमारा एमपी वक्र होगा वो एक्स अक्ष को काट जाएगा या उसको स्पर्श कर जाएगा। और मैंने पहले बताया था जिस बिंदु पर सीमांत उत्पादन का मान 0 है उस बिंदु पर कुल उत्पादन या टीपी का मान अधिकतम होगा। और रेखा चित्र में हम देख रहे हैं स्थिति कब आती है, जब हम परिवर्तनशील साधन श्रम की 6 इकाइयों का उपयोग कर रहे होते हैं। तीसरी अवस्था होती है ऋणात्मक प्रतिफल की तीसरी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, स्थिर और जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनका जो तालमेल होता है, संयोग होता है, बिगड़ने लग जाता है। उससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होने लग जाता है। तो हम जैसे ही परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ाते हैं तो उसका योगदान धनात्मक की बजाय ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने से जो कुल उत्पादन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, हमारा घटने लग जाएगा। जैसा कि अभी हमने सारणी का जब विश्लेषण किया था वहां देखा था। और रेखा चित्र के अनुसार जो हमारा ई बिंदु था उसके बाद हम देख रहे थे कि टीपी वक्र नीचे की ओर आ गया था, तो ई बिंदु के बाद ही ये तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है और ये अंत तक चलती रहती है जब तक इसके मान सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक बने रहते हैं। रेखा चित्र में जो स्थिति है परिवर्तनशील साधन की 6 इकाइयों के बाद प्रारंभ हो जाती है। अब बात ये आती है कि जो उत्पादक है वो इन तीनों अवस्थाओं में से किस अवस्था में उत्पादन करेगा, अर्थात उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था या विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कौन सी होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। एक उत्पादक के लिए उत्पादन करने हेतु नियम की दूसरी अवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि जो उसके पास लगाने के लिए लागत है उसमें वो अधिकतम उत्पादन कर सके और उस उत्पादन की जो लागत है वो उसकी न्यूनतम होनी चाहिए। जब हम पहली अवस्था की बात करते हैं तो वहां आपने देखा था टीपी, एपी और एमपी तीनों लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तीनों के मान बढ़ रहे हैं तो उसे उत्पादन बंद नहीं करना चाहिए,
उसे हमेशा ऐसी स्थिति में उत्पादन लगातार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं तीसरी स्थिति की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर एमपी ऋणात्मक होने से टीपी और एपी के मान भी घटने लग जाते हैं। जब टीपी और एपी के मान घटने लग गए और जो अतिरिक्त इकाई लगा रहे हैं उसका उत्पादन ऋणात्मक जा रहा है, अब ऐसी स्थिति में भी यदि कोई फर्म या उत्पादक उत्पादन करने का निर्णय लेती है तो उसका निर्णय मूर्खतापूर्ण माना जाता है। इसलिए प्रत्येक उत्पादक के लिए उत्पादन करने की सबसे अच्छी अवस्था या विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था दूसरी ही मानी जाती है। मेरा जहाँ तक प्रश्न है कि आप इसको आसानी से बिल्कुल समझ गए होंगे और इस नियम के जो मूल धारणा है उससे अवगत हो गए होंगे। लेकिन ये विशेष बात याद रखनी है कि फर्म या उत्पादक दूसरी अवस्था में ही सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने वाला माना जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में विशेषकर पूछा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का विस्तार से व्याख्या, जिसमें आपको रेखा चित्र भी बनाना है, सारणी भी बनानी है और उत्पादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था का वर्णन भी करना है। इसलिए इसका विशेष अभ्यास करें। आशा है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। और अगर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप पहले जो हमारा वीडियो था वहीं से देखना शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।